नमस्कार, डी1 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय का प्रारंभ करेंगे। अपने आज जूलॉजी में 21वां अध्याय पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है मानव का अध्यावरण। इससे पहले हमने बॉटनी से स्टार्ट किया था। बायोलॉजी का हम अध्ययन कर रहे हैं 12वीं क्लास में, तो हमने बॉटनी का स्टार्ट किया था, जिसमें पहली इकाई है जिसमें 4 अध्याय है। उन चारों अध्याय के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब एक इकाई हमने बॉटनी की पढ़ ली, अब एक इकाई है वो जूलॉजी की पढ़ेंगे। तो जूलॉजी की पहली इकाई है वो 21वें अध्याय से प्रारंभ होती है। मतलब जीव विज्ञान में कुल 42 अध्याय हैं, तो उनमें 1 से 20 तक तो बॉटनी के अध्याय हैं और 21 से 42 तक जूलॉजी के हैं। तो आज हम जूलॉजी का पहला अध्याय जो 21वां अध्याय है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस अध्याय का नाम है मानव का अध्यावरण तंत्र। देखो, अध्यावरण तंत्र, जैसे आप लोगों ने अनेक तंत्रों के बारे में पढ़ा होगा। मानव का पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब तंत्र होते हैं। उसी प्रकार एक तंत्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अध्यावरण। ठीक है, अध्यावरण मतलब जिस प्रकार से पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, उसी प्रकार से मानव के अंदर एक तंत्र पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अध्यावरणीय तंत्र। ठीक है, अध्यावरणीय तंत्र किसे बोलते हैं? इसका निर्माण किससे होता है? तो अध्यावरणीय तंत्र है, उसका निर्माण किससे होता है कि त्वचा एवं त्वचा की व्युत्पत्ति, त्वचा एवं त्वचा की व्युत्पत्ति। ठीक है, ये अपने को याद रखना है कि त्वचा एवं त्वचा की व्युत्पत्ति संरचनाओं त्वचा एवं त्वचा की व्युत्पत्ति संरचनाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? अध्यावरण तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, यदि परिभाषा अपने को पूछी जाए कि अध्यावरण तंत्र उसका निर्माण किससे होता है, तो अध्यावरण तंत्र का निर्माण किससे होता है? त्वचा एवं त्वचा की व्युत्पत्ति संरचनाओं से अध्यावरण तंत्र का निर्माण होता है। इसमें देखो हम क्या पढ़ेंगे कि त्वचा में कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं उनके बारे में, और त्वचा में कौन कौन सी व्युत्पत्ति संरचनाएं पाई जाती है उनके बारे में, और त्वचा का कार्य क्या होता है उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अध्यावरणीय तंत्र होता क्या है कि त्वचा, इसका निर्माण किससे होता है? त्वचा और त्वचा की उत्पत्ति संरचनाओं से मिलकर इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे त्वचा की औतिकी। त्वचा की औतिकी, देखो त्वचा पहले होती क्या है? त्वचा तो जैसे हमारा संपूर्ण शरीर है, उसमें बाह्य आवरण के रूप में जो संरचना पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? त्वचा बोलते हैं। मतलब मानव में बाह्य आवरण के रूप में क्या पाई जाती है? त्वचा पाई जाती है। मानव का शरीर है, उसमें बाह्य आवरण के रूप में क्या पाई जाती है? त्वचा पाई जाती है। ठीक है, त्वचा कहाँ पे पाई जाती है? मानव के शरीर में बाह्य आवरण के रूप में पाई जाती है। मानव के शरीर में बाह्य आवरण के रूप में त्वचा पाई जाती है। मानव के शरीर में बाह्य आवरण के रूप में त्वचा पाई जाती है। अब देखो, त्वचा है, ये तो हमें पता हो गया कि त्वचा है वो कहां पे पाई जाती है? बाह्य आवरण के रूप में पाई जाती है। तो त्वचा में प्रमुख स्तर कितने होते हैं? तो त्वचा में प्रमुख रूप से 2 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, त्वचा में प्रमुख रूप से कितने स्तर पाए जाते हैं? 2 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो कौन सा होता है? अधिचर्म होता है।
पहला स्तर कौन सा होता है? अधिचरम। ये इधर लिख देते हैं। दो स्तर पाए जाते हैं, दो स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अधिचरम और दूसरा स्तर कौन सा होता है? चरम। त्वचा में दो स्तर पाए जाते हैं, एक तो कौन सा होता है? अधिचरम, और दूसरा कौन सा होता है? चरम। अब देखो, जो बाहर का स्तर होता है वो तो क्या कहलाता है? अधिचरम कहलाता है, और जो अंदर का स्तर है वो क्या कहलाता है? चरम कहलाता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अधिचरम का निर्माण किससे होता है और चरम का निर्माण किससे होता है। सबसे ज्यादा इस पार्ट, इस अध्याय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनता है तो यही बनता है कि अधिचरम का निर्माण किससे होता है और चरम का निर्माण किससे होता है। तो अधिचरम का निर्माण किससे होता है? गुणीय एक्टोड्रम। अधिचरम का निर्माण किससे होता है? गुणीय एक्टोड्रम से। और चरम का निर्माण किससे होता है? गुणीय मेसोड्रम से, ठीक है। अधिचरम का निर्माण किससे होता है? गुणीय एक्टोड्रम से होता है, और चरम का निर्माण किससे होता है? गुणीय मेसोड्रम से होता है। अब देखो ये क्या होते हैं? गुणीय एक्टोड्रम क्या होता है और गुणीय मेसोड्रम क्या होता है? तो कोई भी घूर्ण होता है उसकी प्रारंभिक घूर्ण है उसमें 3 परतें पाई जाती है। मतलब कोई भी प्रारंभिक घूर्ण होता है, प्रारंभिक घूर्ण में 3 परतें पाई जाती है, ठीक है। एक प्रारंभिक घूर्ण है, उसके अंदर कितनी परतें पाई जाती है? हमेशा 3 परतें पाई जाती है, जिसमें सबसे बाहर वाली परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टोड्रम बोलते हैं। उसके अंदर वाली परत को हम क्या बोलते हैं? मेसोड्रम बोलते हैं। और सबसे अंदर वाली परत को एंडोड्रम, ठीक है। एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। सबसे बाहर वाली एक्टोड्रम कहलाती है, मध्य वाली मेसोड्रम, और अंदर वाली क्या कहलाती है? एंडोड्रम कहलाती है। और इन्हीं के द्वारा, जैसे अधिचरम का निर्माण किससे होता है? एक्टोड्रम से द्वारा होता है, ये अपने को याद करना है। और चरम का निर्माण किससे होता है? गुणीय मेसोड्रम के द्वारा होता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं? अधिचरम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके पश्चात क्या पढ़ेंगे? चरम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अधिचरम के बारे में। अधिचरम के बारे में मैंने बता दिया है कि अधिचरम और चरम, जो बाहरी आवरण होता है वो क्या कहलाता है? अधिचरम होता है, और अंदर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? चरम बोलते हैं। अधिचरम का निर्माण किससे होता है? एक्टोड्रम से होता है। गुणीय एक्टोड्रम से किसका निर्माण होता है? अधिचरम का निर्माण होता है, ठीक है। अधिचरम का निर्माण किससे होता है? गुणीय एक्टोड्रम से होता है। अब देखो, अपने को लिखना है कि त्वचा है, उसमें 2 स्तर पाए जाते हैं। पहले हेडिंग लगाना है अधिचरम, और अधिचरम के अंदर इसका वर्णन लिखना है। क्या लिखना है? कि इसका निर्माण गुणीय एक्टोड्रम से होता है, ठीक है। इसका निर्माण किससे होता है? गुणीय एक्टोड्रम से होता है। और इसके अंदर रुधिर वाहिनियां, इसके अंदर रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये अपने को याद रखना है कि अधिचरम के अंदर रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती। तो आप लोगों को पता होगा कि रुधिर वाहिनियां क्या होती है, ठीक है। जैसे धमनियां, सिराएं और केशिकाएं, ये सभी अधिचरम के अंदर नहीं पाई जाती, ठीक है। अधिचरम का निर्माण किससे होता है? एक्टोड्रम से होता है। गुणीय एक्टोड्रम है उससे होता है। और अधिचरम के अंदर क्या पाई जाती है? रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती है। अब अधिचरम है, जैसे हमारे संपूर्ण शरीर के बाह्य आवरण में अधिचरम सबसे बाहर अधिचरम पाया जाता है, लेकिन संपूर्ण शरीर में ये क्या होता है? अलग अलग रूप से पाया जाता है, ठीक है। जैसे संपूर्ण शरीर में आवरण के रूप में अधिचरम पाया जाता है, परंतु ये अलग अलग पाया जाता है। कैसे? जहां पे रगड़ अधिक लगती है, जैसे हाथ है, ठीक है, यहाँ पे रगड़ अधिक लगती है। तलवे है, वहां पे रगड़ अधिक लगती है। तो जिन स्थानों पर रगड़ अधिक लगती है उन पे क्या होता है? ये अधिक मोटा होता है। जैसे यहां से मान लो कि ये मुलायम मिलेगा, परंतु यहां से क्या है? मोटा है। क्यों है? क्योंकि यहां पे रगड़ अधिक लग रही है, ठीक है। तो अधिचरम शरीर के
बाह्य आवरण के रूप में पाया जाता है। यह शरीर के विभिन्न भागों पर अलग अलग रूप से पाया जाता है। जिन स्थानों पर अधिक रगड़ लगती है वहां पे ये मोटी परत के रूप में पाया जाता है, जैसे तलवे और हथेली। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, अधिक रगड़ लगती है, इसलिए ये क्या पाया जाता है, मोटे स्तर के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब अधिचरम है वो अनेक परतों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्तरीति एपिथेलियल ऊतक। अधिचरम है वो अनेक स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है या परतों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्तरीति एपिथेलियल ऊतक। ठीक है, और अंदर से बाहर की ओर ये स्तर कितने होते हैं, 5 स्तर, मतलब ये 5 स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये वर्णन किसका हो गया, अधिचरम का। अभी 5 स्तरों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अधिचरम के अंदर आपको क्या लिख के आना है कि अधिचरम, सबसे पहले हेडिंग लगाना है, इसके बाद में लिखना है कि अधिचरम का निर्माण भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। अधिचरम के अंदर रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती है। अधिचरम वो चरम के ऊपर पाया जाता है, मतलब सबसे बाहर कौन पाया जाता है, अधिचरम पाया जाता है। अधिचरम शरीर के विभिन्न भागों पर अलग अलग रूप से पाया जाता है या अलग अलग आकार के पाया जाता है। जैसे जिन भागों में अधिक रगड़ लगती है शरीर के, उन भागों में ये मोटी परत के रूप में पाया जाता है, जैसे हथेली और तलवे। ये उदाहरण लिखना है। उसके पास बाद में लिखना है कि अधिचरम है वो अनेक स्तरों या परतों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम स्तरित एपिथेलियल ऊतक कहते हैं। और ये स्तर कितने होते हैं, 5। ठीक है, मतलब अधिचरम में कितने स्तर पाए जाते हैं, 5 स्तर पाए जाते हैं। उन 5 स्तरों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहला स्तर अंकुरण स्तर या मेलपीली स्तर। उसके पश्चात दूसरा स्तर है शूल स्तर। तीसरा स्तर है कड़ी स्तर। और चौथा है स्वच्छ स्तर। और 5वां स्तर है वो कीण स्तर। ठीक है, मतलब अधिचरम है अनेक परतों या स्तरों से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्तरित एपिथेलियल ऊतक बोलते हैं। और ये स्तर कितने होते हैं, 5 स्तर होते हैं। ठीक है, इन 5 स्तरों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ये 5 स्तर क्या कहां कहां पाए जाते हैं। और ये स्तर कर्म से अंदर से बाहर की ओर है। कैसे, जैसे मान लो कि ये हाथ है, ठीक है, इस हाथ में ये इतना आवरण है, ये त्वचा है, बाह्य त्वचा है। ठीक है, ये इतना आवरण है, वो कौन सा है, अधिचरम है। और यहां से नीचे वाला क्या कहा जाता है, चरम कहा जाता है। ठीक है, तो ये अधिचरम इतना है, इसमें जो आवरण पाए जाते हैं, परतें पाई जाती है, 5 पाई जाती है। तो ये अंकुरण सबसे अंदर से, और सबसे ऊपर कौन सा पाया जाता है, कीण, मतलब सबसे ऊपर स्तर कौन सा पाया जाता है, कीण स्तर पाया जाता है। और अधिचरम का अंदर का स्तर कौन सा होता है, अंकुरण स्तर होता है। तो अंदर से बाहर की ओर यह क्रमशः कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसका अंकुरण स्तर या मेलपीली स्तर। अंकुरण स्तर या मेलपीली स्तर होता क्या है कि यह किसके ऊपर पाया जाता है, चरम के ऊपर। चरम के ऊपर, मतलब ये चरम होता है, तो चरम के ऊपर की संरचना क्या कहलाती है, अंकुरण स्तर कहलाती है। ये किसका परत है, तो अधिचरम की। ठीक है, अधिचरम की सबसे अंदर की परत होती है अंकुरण स्तर या मेलपीली स्तर। अधिचरम की सबसे अंदर की परत क्या कहलाती है, अंकुरण स्तर कहलाती है। और यह चरम के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, ये किसके ऊपर पाया जाता है, चरम के ऊपर पाया जाता है। इसके अंदर जीवित कोशिकाएं, मतलब अधिचरम है उसमें 5 स्तर पाए जाते हैं। उनमें लगभग में क्या पाई जाती है, निर्जीव कोशिकाएं पाई जाती है। परंतु ये एक ऐसा स्तर होता है जिसके अंदर किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। उसके पश्चात अधिचरम है, सॉरी अंकुरण स्तर है,
ये निरंतर विभाजित होता रहता है। एक ऐसा स्तर जिसकी कोशिकाएं निरंतर क्या होती है, विभाजित होती रहती है, विभाजित होती रहती है। और जैसे मान लो कि ये निरंतर विभाजित होती रहती है तो ये क्या होता है कि अनेक, जैसे मान लो कि परतों का निर्माण करता है या अनेक स्तरों का निर्माण करता है। और ये स्तर, जैसे ये स्तर बनता है तो ये स्तर इस प्रकार से ऊपर खाबड़ बनता है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार से ये स्तर बनता है। और इस ऊपर खाबड़ स्तर को हम क्या बोलते हैं, रेटिपेक्स, ये याद रखना आपने। इसको हम क्या बोलते हैं, रेटिपेक्स बोलते हैं, ठीक है। और अंकुरण स्तर है, इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, मेलेनिन वर्णक। कौन सा स्तर पाया जाता है, मेलेनिन वर्णक पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा स्तर पाया जाता है, मेलेनिन वर्णक पाया जाता है, जो क्या करता है, त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। तो ये अपने पहला स्तर हो गया, कौन सा, अंकुरण स्तर या मेलपीती स्तर। वर्णन किस प्रकार से लिखना है एक साथ समझ लेना आप लोग, या नोट कर लेना ये कि अंकुरण स्तर या मेलपीती स्तर है वो क्या होता है, ठीक है। तो अंकुरण स्तर या मेलपीती स्तर अधिचरम का सबसे अंदर का स्तर होता है, जो चरम के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती है और विभाजन के पश्चात ये उभार के रूप में उत्पन्न होते हैं। इनमें अनेक उभार उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रेटिपेक्स बोलते हैं। इसके अंदर अंकुरण स्तर में एक ही वर्णक पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलेनिन, मतलब मेलेनिन वर्णक पाया जाता है, जो क्या करता है, त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, ठीक है। उसके पश्चात दूसरा स्तर कौन सा है, शूल स्तर, ठीक है। अधिचरम का दूसरा स्तर कौन सा है, शूल स्तर। शूल स्तर क्या होता है कि अंकुरण स्तर के ऊपर पाए जाने वाले स्तर को हम क्या बोलते हैं, शूल स्तर। इसके अंदर 3 से 4 स्तर बनते हैं या 3 से 4 परतें हैं वो बनती है। इसके अंदर बनती है, शूल स्तर के अंदर बनती है। शूल स्तर के अंदर कितने परतों का निर्माण होता है, 3 से 4 परतों का निर्माण होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि अधिचरम है, अधिचरम को दृढ़ता प्रदान करना। अधिचरम को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य कौन करता है, शूल स्तर। शूल स्तर का इतना ही कार्य होता है कि ये क्या करता है, अधिचरम को दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। शूल स्तर क्या हुआ कि अंकुरण स्तर के ऊपर पाए जाने वाले स्तर को हम क्या बोलते हैं, शूल स्तर बोलते हैं। और ये अधिचरम को क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। उसके पश्चात कौन सा है, किरण स्तर, ठीक है। किरण स्तर किसके ऊपर पाया जाता है, शूल स्तर, मतलब सबसे अंदर अंकुरण स्तर, उसके पश्चात शूल स्तर और उसके ऊपर कौन सी संरचना पाई जाती है, किरण स्तर पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है किरण स्तर के अंदर, केरेटोहाइलिन प्रोटीन, ठीक है। किरण स्तर है, उसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केरेटोहाइलिन प्रोटीन पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, किरण स्तर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये अपने को याद रखना है। शूल स्तर के ऊपर किरण स्तर पाया जाता है जिसके अंदर केरेटोहाइलिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 5 से 6 स्तर या परतें पाई जाती है, इसमें किरण स्तर के अंदर पाई जाती है। उसके पश्चात है स्वस्य स्तर। स्वस्य स्तर में एलिडीन पदार्थ, ठीक है। स्वस्य स्तर में क्या होता है कि एलिडीन पदार्थ पाया जाता है। स्वस्य स्तर होता क्या है, किरण स्तर के ऊपर पाए जाने वाले स्तर को हम क्या बोलते हैं, स्वस्य स्तर बोलते हैं। और इसके अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, एलिडीन पदार्थ पाया जाता है। और इसके अंदर केंद्रक है, नष्ट हो जाता है, मतलब पहले केंद्रक होता है परंतु इस स्तर तक आते आते क्या होता है, केंद्रक पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। उसके पश्चात सबसे ऊपर जो स्तर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, किरण स्तर। ये पूर्ण रूप से क्या होता है, निर्जीव, मतलब इसके अंदर जीवित कोशिकाएं नहीं पाई जाती, जो ऊपर का स्तर है। और सबसे मोटा स्तर, इन पांचों में से सबसे मोटा स्तर कौन सा होता है, किरण, जिसके अंदर 7 से 8 परतें पाई जाती है, ठीक है। सबसे मोटा स्तर कौन सा होता है, किरण स्तर होता है जिसके अंदर क्या होता है, 7 से 8 परतें पाई जाती है। और इसके अंदर ये एलिडीन सूख जाता है। एलिडीन क्या होता है, सूख जाता है, मतलब यहां तक आते आते एलिडीन पूर्ण रूप से सूख जाता है। जैसे मान लो कि हमारे शरीर पे रगड़ लगती है तो त्वचा छिद जाती है, उसकी वापस निर्माण मतलब पुनरुत्पादन की क्रिया भी पाई जाती है।
तो ये हो गए अधिचरण के 5 स्तर। ठीक है, अधिचरण के 5 स्तरों के बारे में हमने पढ़ा। ये अधिचरण के 5 स्तर, अंकुरण स्तर जो सबसे अंदर का स्तर होता है, शूल स्तर उसके ऊपर स्तर पाया जाता है, कण स्तर उसके ऊपर पाया जाता है, और श्वसन स्तर उसके ऊपर, और कीट स्तर सबसे ऊपर स्तर पाया जाता है। इनका कुछ वर्णन है जो मैंने बताया, ये आपको नोट कर लेना। अब देखो इसके अंदर अधिचरण के अंदर एक परिभाषा बनती है, जैसे श्रृंगी भवन। अधिचरण के अंदर एक परिभाषा बनती है श्रृंगी भवन। श्रृंगी भवन किसे बोलते हैं? ठीक है, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि श्रृंगी भवन होता क्या है या श्रृंगी भवन है वो किसे बोलते हैं। तो अधिचरण की बाहरी कोशिकाओं में निर्जीव किरेटिन, किरेटिन नाम याद रखना है कि अधिचरण की बाहरी कोशिकाओं मतलब सबसे बाहरी कोशिकाएं, जैसे ये कीट स्तर होता है सबसे बाहरी होता है, तो इस कोशिकाओं के अंदर किसका निर्माण होता है? किरेटिन का निर्माण होता है, और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्रृंगी भवन बोलते हैं। तो श्रृंगी भवन किसे बोलेंगे? अधिचरण है उसकी बाहरी कोशिकाओं के अंदर किसका निर्माण होता है? किरेटिन का निर्माण होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? श्रृंगी भवन या किरेटोनाइजेशन भी इसको हम बोलते हैं। तो ये एक परिभाषा बनती है। अब हम क्या पढ़ेंगे? चरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अपना अधिचरण है, ये खत्म हो गया। इसके 5 स्तर है, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चरण में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि चरण के निर्माण किससे होता है? तो मैंने अभी पहले बताया था कि चरण का निर्माण, जैसे अधिचरण का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है, और चरण का निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। ये क्या होता है? प्रारंभिक भ्रूण में पाई जाने वाली परतें, मतलब चरण का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा होता है। सबसे पहले इसके अंदर हमें यही लिखना है कि चरण का निर्माण किससे होता है? भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा होता है। चरण है वो कहां पे पाया जाता है? अधिचरण के नीचे पाया जाता है। ठीक है, अधिचरण के नीचे क्या पाया जाता है? चरण पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे अधिचरण में हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर रुधिर कोशिकाएं नहीं पाई जाती है, जबकि चरण के अंदर क्या होता है कि रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है, और अधिचरण से 2 से 3 गुना अधिक बड़ा होता है। मतलब चरण होता है वो अधिचरण से क्या होता है? 2 से 3 गुना अधिक बड़ा होता है, और इसके अंदर तंतुमय संयोजी उत्तक से इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये है चरण का वर्णन। दोबारा सुन लेना, चरण का वर्णन क्या है कि चरण का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा होता है। चरण का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा होता है। चरण के रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है। चरण है अधिचरण से 2 से 3 गुना अधिक बड़ा होता है, और इसका निर्माण तंतुमय संयोजी उत्कुंठ के द्वारा होता है। तो ये वर्णन किसका हो गया? चरण का। और चरण है इसको कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। एक तो होता है पेपिलरी स्तर, और दूसरा होता है जालिका स्तर। अब देखो इसके भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। चरण पहला भाग है पेपिलरी स्तर, और दूसरा भाग क्या है? जालिका स्तर। ठीक है, चरण का निर्माण कितने भागों से होता है? 2 भागों से, पेपिलरी स्तर, और दूसरा भाग कौन सा होता है? जालिका स्तर। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेपिलरी स्तर। इसके अंदर क्या पाया जाता है? जैसे पतला स्तर होता है वो तो कौन सा होता है? पेपिलरी स्तर कहलाता है, और जो मोटा स्तर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जालिका स्तर। तो पेपिलरी स्तर के अंदर कोलेजन तंतु, लचीले तंतु और रुधिर वाहिनी। कोलेजन तंतु, लचीले तंतु और रुधिर वाहिनी, ये सब किसके अंदर पाई जाती है? पेपिलरी स्तर, सॉरी पेपिलरी स्तर के अंदर पाई जाती है। और जालिका स्तर के अंदर त्वक ग्रंथियां, रोम कुटिकाएं और वसीय स्तर। त्वक की ग्रंथियां, रोम कुटिकाएं व वसीय स्तर। ठीक है, ये किसके अंदर पाया जाता है? जालिका स्तर के अंदर पाया जाता है। अब देखो सबसे पहले चरण, किसका निर्माण किससे होता है? भ्रूणीय मेसोडर्म से। चरण का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा होता है। इसके अंदर रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। ठीक है,
और इसका निर्माण होता किससे है? तो तंतुमय संयोजीविता क्या उससे होता है। और इसमें कोलेजन तंतु, लचीले तंतु, रुधिरवाहिनियां, त्वक ग्रंथियां, रोम कुटिकाएं और वसीय स्तरें पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ये सब चर्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। और चर्म उसको कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। एक तो होता है पेपिलरी स्तर होता है और दूसरा स्तर कौन सा होता है? जालिका स्तर होता है। ठीक है। पहला पेपिलरी स्तर है, तो पेपिलरी स्तर ऊपर का स्तर, मतलब अधिचर्म है, उसके नीचे कौन सा स्तर पाया जाता है? पेपिलरी। और उसके नीचे कौन सा पाया जाता है? जालिका स्तर। पेपिलरी स्तर होता है वो पतला स्तर होता है। ठीक है। जालिका स्तर है वो क्या होता है? मोटा स्तर होता है। पेपिलरी स्तर के अंदर कोलेजन तंतु, लचीले तंतु में रुधिरवाहिनियां पाई जाती हैं और जालिका स्तर के अंदर त्वक ग्रंथियां, रोम कुटिकाएं और वसीय स्तर पाए जाते हैं। तो इनका वर्णन किस प्रकार से करना है? हेडिंग लगाना है पेपिलरी स्तर, यह पतला स्तर होता है, इसके अंदर कोलेजन तंतु, लचीले तंतु में रुधिरवाहिनियां पाई जाती है। दूसरा हेडिंग लगाना है जालिका स्तर, यह क्या होता है? मोटा होता है। किससे? पेपिलरी स्तर से। ठीक है। और चर्म के नीचे का स्तर होता है, इसमें त्वक ग्रंथियां, रोम कुटिकाएं और वसीय स्तर पाए जाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक था, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि त्वचा में 2 स्तर पाए जाते हैं, अधिचर्म और चर्म पाए जाते हैं। ठीक है। उनके बारे में पढ़ा। आगे का टॉपिक रहेगा अपने, उसके अंदर जो त्वचा में विभिन्न ग्रंथियां पाई जाती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।